चिंतन के संस्थापक एवं वर्तमान में संरक्षक श्री सुरेश नौटियाल जी भी हमारे बीच में हैं। वो आगे की कार्रवाई का संचालन करेंगे और आपने विचार भी रखेंगे। तो मैं नौटियाल जी से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपनी सीट लीजिए। सबसे पहले आप सभी का यहाँ स्वागत है। अभी हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं और हमने जो हमारे सामने जो मौजूद सवाल है कि जो कानून बनाया हुआ भू कानून, वो हमारी या जनता की आकांक्षाओं पर कितना खरा है। मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक पहली बार इस नए भू कानून पर चर्चा होने जा रही है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग पिछले समय से की जा रही है और उसके बहुत सारे आयाम हैं। उसमें सामाजिक पक्ष भी है, राजनीतिक पक्ष भी है, सांस्कृतिक पक्ष भी है और भाषाई पक्ष भी है। तो इन सारे चीज़ों का जो निचोड़ है वो ये है कि उत्तराखंड की ज़मीनें जिस तरह से बेची जा रही हैं, जिस तरह से माफिया के हाथ में हमारी ज़मीनें जा रही हैं, तो उसमें कैसा कानून बनना चाहिए ताकि इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सके। ये स्पष्ट कर दें हम उत्तराखंड चिंतन की तरफ से कि हम इस बात के कतई पक्ष में नहीं है कि उत्तराखंड पूरी तरह से देश के नागरिकों के लिए बंद कर दिया जाए। जिस प्रकार से हम दिल्ली में रहते हैं, उत्तराखंड के लोग देश के विभिन्न भागों में रहते हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं और हमारा संविधान भी, भारत का संविधान भी ये बात हमें ये अधिकार देता है कि भारत का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है, जहाँ और कहीं भी रोज़गार पा सकता है। तो हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए कि हमें उत्तराखंड में ऐसा भू कानून नहीं चाहिए जो देश के बाकी नागरिकों के लिए रास्ते बंद कर देता हो। तब हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम गोष्ठी क्यों कर रहे हैं? साथियों, हम लोग माफिया के ख़िलाफ़ हैं। जो लोग अपने निजी प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए वहाँ बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रहे हैं और उनका फिर व्यापार कर रहे हैं, उस प्रवृत्ति के हम लोग विरोध करते हैं और उसके हम खिलाफ़ हैं। अभी बीच में विद्वान और हमारे कॉमरेड साथी पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, उन्होंने इसका अध्ययन किया है। उन्होंने एक लंबा लेख भी इस पर लिखा था जो मैंने आप बहुत सारे साथियों के साथ शेयर भी किया था। तो मैं उनके और आपके बीच में ज़्यादा गतिरोध नहीं बनना चाहता हूँ। मैं शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी पूरी बात रखें और कृपया सुनने के बाद ही आप सवाल जवाब करें, पहले उनकी बात सुन लें। और मैं शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी पूरी बात रखें। साथियों, एक तो आप सब साथियों का धन्यवाद कि दिल्ली में बैठ करके हम लोग अभी उत्तराखंड में जो भू कानून के नाम पर जो भी चीज़ें आई हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जब भी उत्तराखंड में भू कानून की बात होती है, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, पहले तो हमको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि 25 साल इस राज्य को बने हुए अब होने जा रहे हैं और इन 25 सालों में हमारा अपना कोई भूमि सुधार कानून नहीं है। उत्तराखंड राज्य का कोई अपना भूमि सुधार कानून अभी तक बना ही नहीं है। यूपी का ही चलता है। हमने उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून था, उसको ही अभी तक हम लोग यहाँ लागू कर रहे हैं। और 1960 के दौर में यूपी में रहते हुए जो 8 पर्वतीय जिलों के लिए उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून के साथ साथ एक और कानून बना दिया गया था, कुमाऊं उत्तराखंड ज़मींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून नाम से। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में ये 2 कानून लागू हैं जिसको अपनी सुविधा के अनुसार सरकार लागू करती है जब जो लागू करना हो, और मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून लागू है। राज्य बनने के बाद इन्होंने उसमें सिर्फ इतना किया कि उसके नाम के साथ जोड़ दिया अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 यथा उत्तराखंड राज्य में प्रवृत्त। इतना उन्होंने 2001 में उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून के साथ जोड़ दिया और उस कानून को वैसे के वैसे ही उत्तराखंड में लागू कर दिया। तो
इसलिए जब भी हम उत्तराखंड में भू कानून की बात करते हैं तो भू कानून का मतलब है भूमि सुधार कानून किसी भी राज्य के लिए। और भूमि सुधार कानून जो है वो एक कंप्लीट वो होता है, एक कानून होता है जिसमें ज़मीन संबंधी तमाम प्रावधान उसमें होंगे, प्रबंध से लेके वितरण से लेके और तमाम तरीके के। जैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून में जिस ज़मीन को हम लोग पहाड़ में बेनाब ज़मीन बोलते हैं, वो ज़मीन उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून कहता है कि ये ज़मीन ग्राम पंचायत की ज़मीन है और ग्राम पंचायतों को इस ज़मीन को अपने गांव के भूमिहीनों को, कम ज़मीन वालों को जो खेती से गुजारा करना चाहते हैं उनको, किसी के लिए मकान की जगह है, गौशाला की जगह है, स्कूल कॉलेज अस्पताल के लिए जगह चाहिए, किसी भी विकास कार्य के लिए जगह चाहिए, तो ग्राम पंचायत उस ज़मीन को प्रस्ताव पास करके अलाट कर सकती है। और इसलिए ग्राम पंचायतों में एक भूमि प्रबंध कमेटी होती है। वो भूमि प्रबंध कमेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है, हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर में है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। और ये क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि 1960 में जो कूजा एक्ट वहाँ पर बनाया गया, उस कूजा एक्ट के ज़रिए ये प्रावधान कर दिया गया कि उस ज़मीन को जो है ग्राम पंचायतों के नाम दर्ज होने से रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि बाकी देश में जो ग्राम पंचायतों की ज़मीन थी, शीलिंग की ज़मीन थी, जो नदी पोखर के आसपास की ज़मीनें थी, उसको किसानों को, गरीबों को अलाट करके कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। हमारे यहाँ कूजा एक्ट ने कृषि क्षेत्र के विस्तार को 1960 में ही रोक दिया। उसके बाद से कृषि भूमि का विस्तार हमारे यहाँ नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि फिर जितना भी विकास योजनाएं हुई, उन विकास योजनाओं के लिए सरकार ने हमसे हमारी नाप ज़मीन मांगी। हमने स्कूल मांगा, उन्होंने कहा नाप ज़मीन दो। हमने अस्पताल मांगा, उन्होंने कहा ज़मीन दो। हमने तहसील मांगी, उन्होंने कहा ज़मीन दो। हमने स्टेडियम मांगा, कहा ज़मीन दो। जन मिलन केंद्र ज़मीन दो, पंचायत भवन ज़मीन दो। हमने जो भी मांगा उसके लिए हमारी ज़मीनें जिस सरकार ने हमको ज़मीनें देनी थी, वो सरकार हमारी ज़मीनें लेती गई। और आज नतीजा ये है कि भाई बंटवारे के बाद पूरे पहाड़ के अंदर हम लोग एवरेज जो है 8-10 नाली के मालिक हैं। अगर एवरेज हम लोग निकालें तो 8-10 नाली के हम लोग कुल मालिक हैं। और 8-10 नाली ज़मीन में कोई कुछ भी कर ले, एक परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है कि आज आप कितना भी कहें, मतलब मेरा तो ये मानना है कि जब तक पहाड़ में कृषि क्षेत्र का विस्तार नहीं होता है, जब तक पहाड़ में रुकने वाले लोगों को गुजारे लायक खेती की ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई जाती है, आज जो हमारी कंडीशन है उसमें आप उस ज़मीन को बिकने से, उन गाँवों को खाली होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि लोगों का गुजारा ही नहीं होना। क्या करेंगे वहाँ पर? जहाँ गुजारा होगा लोग वहाँ जाएंगे। और उस जो है 2 टुकड़ा ज़मीन के पीछे एक पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा अपना लगाव रखेगी, अगली पीढ़ी फिर उससे भी लगाव तोड़ देगी और उसको आप नहीं बचा सकते। इसलिए अगर उसको बचाना है तो फिर उत्तराखंड के लिए एक नया भूमि सुधार कानून की ज़रूरत है। जो भूमि सुधार कानून एक तो कृषि क्षेत्र के संरक्षण की बात करे कि जो कृषि भूमि हमारी, जो भूमि संकट के दौर से जो पहाड़ गुजर रहा है, इस भूमि संकट से पहाड़ को बचाने के लिए एक तो कृषि भूमि का संरक्षण वहाँ पर हो उस कानून के तहत, दूसरा कृषि क्षेत्र का विस्तार हो। और उसके लिए हमारे पास, जैसे आज कृषि भूमि हमारे पास है मुश्किल से वहाँ 5-6% के आसपास बची है, 6% के आसपास, लेकिन बेनाब ज़मीन हमारे पास 18% है। तो वो जो 18% बेनाब ज़मीन है, उस 18% बेनाब ज़मीन को जो है ग्राम पंचायतों के नाम दर्ज करा के, ग्राम पंचायतों को उसके प्रबंध और वितरण का अधिकार दे करके, वहाँ जो भी खेती में गुजारा करने लायक लोग हैं उनको पहले ज़मीन दो, उसके बाद फिर चकबंदी करो, भूमि बंदोबस्त करो और वहाँ जो है आधारभूत ढांचा उनको जो है कृषि के विकास के लिए, बागवानी के विकास के लिए, पशुपालन के लिए दो। तब पहाड़ के गांव अब जो है आबाद हो सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए कंप्लीट भूमि सुधार कानून। लेकिन बात यह है कि 25 सालों में अगर आप देखें
तो उत्तराखंड में क्या कोई भूमि सुधार कानून की बात कर रहा है? जितने भी हमारे आंदोलन हो रहे हैं, जो भी सरकार आ रही है वो कह रही है हम नया भू कानून ला रहे हैं। भू कानून क्या है उनका? वो कोई भू कानून नहीं है, वो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि सुधार कानून के अंतर्गत जो जमीन की बिक्री से संबंधित धाराएं हैं, जमीन की सीमा रखने से संबंधित धाराएं हैं, या भूमि के उपयोग से संबंधित जो धाराएं हैं, उन धाराओं में अदली बदली हर सरकार करती रहती है, भूमाफिया के पक्ष में या बड़े कॉरपोरेट के हित में। हर सरकार ने उत्तराखंड के अंदर जब से राज्य बना है, देखिए 2-3 नीतियां वहाँ बिल्कुल बनेंगी, कोई भी नई सरकार बनाएगी। वो खनन नीति चेंज करेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नई खनन नीति लेके आएगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नई आबकारी नीति लेके आएगा, जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो कहेगा कि भू कानून में बदलाव के नाम पर वो जो है इन धाराओं में बदलाव करेगा। तो दरअसल में भू कानून कुछ नहीं है। ये जो भू कानून की बात है, भू कानून कुछ नहीं, भूमि सुधार कानून होता है। और भूमि सुधार कानून में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको साइड करके भू कानून के नाम पर वहाँ सिर्फ खेल हो रहा है कि ज़मीनों की खरीद बिक्री से संबंधित, भू उपयोग से संबंधित धाराओं को अदला बदली करके उसको भू कानून बोल करके प्रचारित किया जा रहा। तो इसको हम लोगों ने देखा कि ये जो खेल शुरू हुआ, ये खेल शुरू हुआ 2002 से, जब एनडी तिवारी जी की सरकार आई और वहाँ राज्य के अंदर चूँकि जब से राज्य बनने की शुरुआत हुई 97-98 के आसपास से, तो हम लोगों ने देखा कि बड़े पैमाने पर जो बेशकीमती ज़मीनें हमारी थी, देहरादून उसके आसपास हिल एरियाज में या हल्द्वानी आसपास, ऐसे जो बड़े हमारे शहर थे, उनके आसपास की ज़मीनों को बड़े पैमाने पर बिल्डरों ने, भूमाफियाओं ने खरीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि अंदर से सत्ता के गलियारों से उनको खबर मिल रही थी कि ये जो है राज्य बनने वाला है, इसलिए अब तुम्हारी चांदी कटने वाली है। तो ये जब शुरू हो गया तो इसी को लेकर के मैं उन दिनों उत्तराखंड में ही था, और उन दिनों हम लोगों ने ये डिमांड उठाई कि भाई ये जो बेलगाम भूमि खरीद हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए और ये पूरी ज़मीनें हमारी लुट जाएंगी। तो ये नहीं हुआ। तो ये जब बात उठती रही तो 2002 में एनडी तिवारी सरकार ने 250 गज वर्ग गज की ज़मीन का बाहरी लोगों के लिए किया। उसके बाद फिर उन्होंने ही अपने कार्यकाल में उसको 500 गज कर दिया। फिर खंडूरी जी आए, उन्होंने उसको फिर 250 गज किया। जो कुछ भी ज़मीनों को आप ग्राम पंचायतों के हवाले करो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बेनाब बंजर ज़मीनें हमारी हैं उनको इन्होंने राजस्व ज़मीन की जगह संरक्षित वन की श्रेणी में रखा हुआ है। और ये जो श्रेणी इन्होंने बनाई है वो बनाई है अंग्रेज़ों के एक आदेश के आधार पर। अंग्रेज़ों ने एक शासनादेश 1893 में किया था, जिसमें उन्होंने बेनाब बंजर ज़मीन को वो किया था, संरक्षित वन की श्रेणी में डाल दिया था। तो जब ये हम लोगों ने कहा कि इसको इस श्रेणी से निकाल दो और ग्राम पंचायतों के हवाले कर दो, तो दरअसल में खंडूरी सरकार ने एक काम तो किया कि उन्होंने इस ज़मीन को संरक्षित वन की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, बेनाब ज़मीन को। क्योंकि हो सकता है किसी ने आइडिया दिया हो कि भाई लोगों को आपको अगर ज़मीन अलाट करनी है तो यही एक बड़ी ज़मीन है, तो इसको आप वहाँ से निकाल दोगे तो फिर अलाट कर सकते हो। और मैं पहली बार हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी सरकार का मैंने वेलकम किया इस डिसीजन का कि भाई ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये अधूरा है जब तक इसको आप ग्राम पंचायत के नाम नहीं करते हो, जैसे बाकी देश भर में हुआ। तो वो उन्होंने नहीं किया खैर, लेकिन बाद में फिर कोई कोर्ट गया और वो फिर आदेश करा करके उसी श्रेणी में वो ज़मीन अभी भी हमारी है। तो अभी हम लोगों को इस बात को और समझना है कि जो 2018 में असल में ज़्यादा बवाल कब से हुआ, 2018 से, जब त्रिवेंद्र सरकार ने भूमि कानूनों में ऐसा बदलाव कर दिया उन धाराओं में, खरीद फरोख्त और जो भूमि के उपयोग से संबंधित धाराएं थी,
उनमें ऐसा बदलाव कर दिया कि एक तो कोई भी व्यक्ति आ करके उत्तराखंड में उद्योग के नाम पर कितनी भी ज़मीनें ले सकता है। वो चाहे तो एक ज़िले का ज़िला ले ले, चाहे तो एक पहाड़ का पहाड़ ले ले, वो उसको उपलब्ध होंगी। दूसरा उन्होंने ये कर दिया कि ज़मीन का असल में क्या होता था कि जो जिस श्रेणी की ज़मीन है उसका भू उपयोग बदले बिना आप दूसरे प्रयोग में उसको नहीं ला। जैसे कृषि भूमि अगर है तो कृषि भूमि को आप उद्योग के लिए, शिक्षा विभाग, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसी भी काम के लिए वो करना चाहते हैं तो पहले नियमतः उसका भू उपयोग बदलना पड़ता था। तो जब भू उपयोग बदल जाएगा तो वो आवासीय उपयोग में होगा या वो जो है औद्योगिक उपयोग में होगा, किसी और उपयोग में जब जाएगा तब आप उसको उस काम के लिए उपयोग कर सकते थे। त्रिवेंद्र सरकार ने वो भी बदल दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीन खरीद करके आप जो काम करना चाहें उसका उपयोग अपने आप बदल जाएगा, आपको कोई बदलाव की ज़रूरत, अलग से शासन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने बड़ा उबाल वहाँ पर इस कानून के ख़िलाफ़ शुरू किया, जिसकी सुगबुगाहट फिर दिल्ली तक भी आई और दिल्ली के हमारे तमाम नौजवान, तमाम जागरूक लोग भी जो है उस लड़ाई में उतरे। तो बात यही थी कि ये जो ज़मीन की बेलगाम खरीद का जो प्रावधान है और भू उपयोग को बदले बिना किसी भी उसमें लेने का जो प्रावधान है, ये जो है उत्तराखंड को तबाह कर देगा, वहाँ की ज़मीन को जो है लुटवा देगा। तो इस पर रोक होनी चाहिए। ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई को अंततः ठंडा करने के लिए जो धामी सरकार है उसने कहा कि हम अब एक सख्त भू कानून ला रहे हैं और उसके लिए उन्होंने भी लिखा हुआ है सख्त। हाँ, उन्होंने जो है सख्त भू कानून हम ला रहे हैं। और उस सख्त भू कानून को बनाने के लिए एक समिति गठित कुमार, जो करीब 15 साल गढ़वाल के कमिश्नर रहे और फिर मुख्य सचिव, वो जो है मुख्य सचिव रहे राज्य के। पहाड़ के अंदर जितनी भी भू माफिया के पक्ष में नीतियां बनी, उन नीतियों को बनाने वाले और एक एक ज़मीन कौन कैसे बेची जा सकती है सबका जो है जानकारी रखने वाले ही सुभाष कुमार थे और एक दूसरे थे कुमाऊं के कमिश्नर राकेश कुमार। ये दो जो है सबसे चहेते जो नौकरशाह जो है वो उत्तराखंड की सरकारों के रहे, वो चाहे कांग्रेस के रहे चाहे भाजपा की सरकार रही, सबके चहेते, क्योंकि उनको वो 15-15, 20-20 साल एक एक कमिश्नरी में रहे बैठे हुए और उनको एक एक ज़मीन का जो है इंच का पता था कि कौन सी ज़मीन को कैसे लुटवाना है। तो उन्हीं को ही उसका बना दिया हम लोगों ने। मैंने तो उसी समय जो है बयान दे करके उसको आलोचना की कि भाई ये तो खुद भूमाफियाओं का आदमी है और इसके नेतृत्व में जो समिति बनेगी और जो सिफारिश करेगी वो तो फिर समझ में आ गई है कि क्या आने वाला है। और वो अभी जब सरकार ने 25 तारीख को कहा कि हमने नया भू कानून हम ले आए हैं, सख्त भू कानून ले आए हैं, तो वो जब पढ़ा हमने उसका प्रारूप तो समझ में आ गया कि बात वही है जो हमारे त्रिवेंद्र रावत जी कर गए थे। और त्रिवेंद्र रावत जी के समय में इतना था कि जो जिलाधिकारी थे, जिलाधिकारियों के हाथ में ये पावर थी। अभी इन्होंने उस पूरी पावर को छीन करके ले लिया है सीधा राज्य सरकार के हाथ में। यानी कि अब जो है जिलाधिकारी के यहाँ से जो काम निपट जाता था उसके लिए अब सीधा राज्य सरकार के मंत्रियों को जा कर के जेब गरम करनी होगी, जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनकी जेब गरम करनी होगी और काम वही हो जाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने क्या क्या किया, जैसे आप देखें कि त्रिवेंद्र सरकार ने क्या किया था, जब ये बेलगाम ज़मीन की खरीद का किया तो उससे पहले उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए, और औद्योगिक प्रयोजन में उन्होंने तमाम कामों को औद्योगिक श्रेणी में रख दिया, जिसमें बार्बर की दुकान से लेकर के मसाज वाले, आयुर्वेदिक जो उत्पादन करने वाले, या आपके गैराज वाले होटल हैं, या जो वो कॉटेज हैं, तमाम तरीके की चीज़ों को उन्होंने जो है उसमें डाल दिया था औद्योगिक प्रयोजन में। तो उसमें जो है औद्योगिक प्रयोजन में जब उन्होंने डाल दिया तो किसी भी नाम से आप ज़मीन खरीद सकते थे और वो हो सकता था। अभी जो नया आया है उस नए में भी वही है, उसमें भी वही है। इसमें इन्होंने खेल क्या किया है, इसमें इन्होंने खेल ये किया है कि धारा 154 की उपधारा 2 को हटा करके
उसकी जगह उपधारा 2 क को जोड़ा है। और उस 2 क में वो क्या कह रहे हैं कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आयुष शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उद्यान, विभिन्न प्रसंस्करण उद्योग तथा पर्यटन के लिए। उसके अलावा वो धारा 154 के 2 खंड 3 के उपखंड क में कह रहे हैं कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, होटल, अतिथि गृह, भोजनालय, मद्यशाला यानी शराब घर, झरना, मार्ग में सुविधाएं, शहरगाह, शिक्षा संबंधी प्रयोजन, सांस्कृतिक प्रयोजन, ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं। और इसके अलावा लघु, सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी के उद्यम, इन सब के लिए ज़मीनें जो हैं लोग ले सकते हैं। वहाँ पर जितनी भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उनको राज्य सरकार को अप्लाई करना पड़ेगा। संबंधित विभाग को जिस प्रयोजन के लिए वो ले रहे हैं उस प्रयोजन के लिए संबंधित विभाग को अप्लाई करना होगा। और विभाग का जो चीफ है देहरादून में बैठा हुआ, वो उसके लिए सरकार ने कहा कि वो उसके लिए नियुक्त होगा, या तो वो होगा या उसके बाद वाला अधिकारी, वो उसके लिए जो है प्राधिकारी होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी योजना को कोई भी ज़मीन के लिए उसके लिए अप्लाई कर रहा है कि मुझे ये खोलना है, मुझे इसके लिए इतनी ज़मीन चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि विभाग फिर उसकी पूरी योजना को देखेगा कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितने लोगों को रोज़गार दे रहा है, क्या कर रहा है। और उसके बाद भूमि उपयोग प्रमाण पत्र विभाग वहाँ से जारी कर देगा उसको कि हाँ इसको इतनी ज़मीन इस उपयोग के लिए चाहिए, वो कर देगा। उसके बाद राज्य सरकार एक विशेष आदेश जारी करेगी और वो उस ज़मीन को फिर ले सकता है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जिलाधिकारी के यहाँ आपको अप्लाई करना होता था, अब आपको अप्लाई करना है सीधा देहरादून में जा कर के मंत्रियों के पास और जो विभागों के अध्यक्ष हैं उनके पास, और वहाँ आप चढ़ावा दे करके जितनी मर्जी जो है ज़मीन के लिए भूमि प्रमाण पत्र जो है आप उनसे प्राप्त कर लें, और उसके बाद राज्य सरकार से आदेश करा करके उतनी ज़मीन आप कहीं भी जो है खरीद लें। उसके लिए कोई रोक टोक अभी भी नहीं है। तो यानी कि जिस भूमि लूट को रोकने के लिए ये पूरी की पूरी लड़ाई थी, उसको इस तरीके से इन्होंने जो है घुमा करके अंततः उसको जारी रखा है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिस उपयोग के लिए आपने ज़मीन ली है आपको वही करना होगा, नहीं तो उसको लौटाना होगा। लेकिन अगर आप उसका बदलना चाहते हैं कैटेगरी, तो आपको राज्य सरकार से इजाज़त लेनी होगी। फिर वही है कि नहीं? तो राज्य सरकार इसके लिए इजाज़त देने के लिए अथॉरिटी उन्होंने बना दी कि आप जिस प्रयोग के लिए लिए हैं उस प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, दूसरे प्रयोग में लेना चाहते हैं, या आप उसको किसी दूसरे प्रयोग के लिए बेचना चाहते हैं, ले करके पैसा खाने का बेचना चाहते हैं, तो तब भी जो है राज्य सरकार से आपको जो है उसके लिए परमिशन लेनी होगी और राज्य सरकार उस पर विचार करके परमिशन दे सकती है। तो ये इन्होंने जो है उसमें किया है। और बाकी जो ये जो खेल किया है इन्होंने, जिसको मोटा मोटी हमारे वहाँ लोग कह रहे हैं कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पहाड़ को अलग अलग कर दिया है, 2 जिलों का अलग प्रावधान किया है, वो सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। उसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आपको कृषि के लिए और उद्योगों के लिए 12.5 एकड़ से ज़्यादा यानी कि सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो उसके लिए राज्य सरकार से इजाज़त लेनी होगी, और वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आपको मिलेगी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अगर आप खेती के लिए या उसके लिए बगीचे के लिए अगर आपको ज़मीन चाहिए 12.5 एकड़ से ज़्यादा, तो वो उन 2 जिलों में आपको मिल जाएगी, और उसके लिए राज्य सरकार आपसे आपको जो है परमिशन लेना होगा। तो वो भी जो है एक प्रावधान उन्होंने किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सिर्फ उधम सिंह नगर और नैनीताल में होगी, ले सकते हैं आप उत्तराखंड में भी,
पहाड़ी क्षेत्र में भी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में आप कृषि और उद्यान के लिए वो कह रहे हैं उसकी श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन आप जितनी श्रेणियां उन्होंने जोड़ी हैं उस ज़मीन को खरीदने के लिए, उन श्रेणियों का आप भूमि उपयोग बाद में सरकार से इजाज़त लेके बदल सकते हैं, है ना। आप जितनी भी लेंगे उसका आप और इस तरीके से लोगों को जो है पूरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हुई हैं। उत्तराखंड में जो लोग लड़ रहे थे इसके लिए, जो नौजवान लोग लड़ रहे थे, उनका भी मैं देख रहा था बयान, कुछ चीज़ें तो वो समझ रहे हैं कि भाई अभी भी चीज़ें उतनी साफ़ नहीं हुई हैं, लेकिन इस बेसिक बात को अभी भी उत्तराखंड के अंदर लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि भू कानून नाम का कोई कानून नहीं होता है। भू कानून नाम से ये जितने भी खेल हो रहे हैं पिछले 25 सालों में, वो भूमि की खरीद फरोख्त से संबंधित धाराओं के साथ छेड़छाड़ के हो रहे हैं, भू उपयोग से संबंधित जो है धाराओं के साथ हो रहे हैं ज़मींदारी विनाश कानून के अंदर। और इसलिए उत्तराखंड के अंदर हमको एक नया भूमि सुधार कानून चाहिए, जो नया भूमि सुधार कानून वहाँ कृषि भूमि के संरक्षण की गारंटी करे, कृषि भूमि के विस्तार की गारंटी करे, ग्राम पंचायतों को बेनाम बंजर ज़मीनों के प्रबंध वितरण का अधिकार दे और खेती पर गुजारा करने वाले लोगों को उतने गुजारे लायक ज़मीन दे, और वहाँ कंप्लीट एक भूमि सुधार लागू हो जिसमें बंदोबस्ती, चकबंदी और तमाम जो आधारभूत ढांचा, जैसे आप देश भर में कृषि के विकास के लिए देते हैं, वो आधारभूत ढांचा आपको वहाँ पर देना होगा। उसके लिए एक कंप्लीट नए भूमि सुधार कानून की ज़रूरत उत्तराखंड के लिए है। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये भू कानून का जो खेल है वो असल में भू माफिया के हित में और अपनी अवैध कमाई के हित में सरकारें हमारी प्रॉपर्टी डीलर हो गई हैं, और वो उसी रोल को भू कानून के नाम पर वहाँ पर निभा रही हैं। ये हम लोगों को इसको समझना होगा। मोटी मोटी ये बात, नियमों की अवहेलना करके खरीदी गई ज़मीनों के सौदे कानूनन रद्द होते हैं। लेकिन ये जो अभी नया संशोधन इन्होंने किया है उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कानूनों का उल्लंघन करके भी कोई ज़मीन खरीद ली गई है तो उसको भी एक विशेष किस्म के भूमिधर का अधिकार सरकार दे देगी। ये हास्यास्पद नहीं है और वो उस ज़मीन को गिरवी रख कर के बैंकों से कहीं से भी लोन भी ले सकता है। ठीक है, तो एक प्रावधान इसमें इन्होंने ये भी कर दिया है जो पहले नहीं था। दूसरा इन्होंने ये किया है बहुत चालाकी के साथ, उसको जब पढ़ेंगे आप, 2003 को उसने एक रेखा खींची है। उन्होंने ये दिया है उसमें कि 2003 तक जिन लोगों ने भी कोई अचल संपत्ति वहाँ ले ली थी 2003 तक, वो उसको राज्य बनने से पहले भी कह सकते थे, लेकिन 2003 क्यों कहा है अब ये पता चलेगा कौन सी बड़ी मुर्गियों को उससे फ़ायदा दिलाने की कोशिश थी है, ये तो अब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने 2003 को इस कानून ये बदलाव में वो किया है कि 2003 तक जिसने भी उत्तराखंड के अंदर कोई भी अचल संपत्ति ले ली है उसको वही सारे उस तरीके के अधिकार प्राप्त होंगे जो हम सब लोगों को है। साथियों के आए थे उनमें एक तो ये है कि भूमि सुधार कानून का मसौदा क्या किसी संगठन ने बनाया है, तो इस सवाल पर तो टोलिया जी से लेकर के और तमाम ऐसे अधिकारियों के साथ भी कई मंचों पर हम लोगों की मेरी खुद बातचीत हुई हैं, और हम लोगों ने अपनी ओर से उत्तराखंड में टोटल जो कृषि क्षेत्र को लेकर के, जिसमें भूमि सुधार कानून से लेकर के, बंदोबस्त से लेकर के, और कैसे खेती को वहाँ रोज़गार परक बनाया जा सकता है जिससे कि लोग पहाड़ों में टिकें, इसको लेकर के एक वैकल्पिक मसौदा हम लोगों का है। वो एक पुस्तिका के रूप में भी है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी, और अभी उसको थोड़ा अपडेट भी हम लोगों ने किया है। तो उसको बल्कि आज के दौर में की स्थितियों को लेकर के फिर से थोड़ा अपडेट करके आएगा मौका तो आने वाले समय में फिर हम छपाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें एक वैकल्पिक पॉलिसी उत्तराखंड को लेकर के और ख़ास करके पहाड़ की खेती को और पहाड़ की ज़मीन को लेकर के हम लोग करेंगे। और इस सवाल पर तो उत्तराखंड में कई गोष्ठियां हम लोगों ने की हैं,
तमाम ज़िलों में, तमाम जगहों में, और मैं अक्सर जो है उन गोष्ठियों में जाता रहा हूँ। तो जल, जंगल और ज़मीन को लेकर के जो भी ऐसी गोष्ठियाँ होती हैं या कोई ऐसे दस्तावेज निकलते हैं, तो उस पर ज़मीन के सवाल को लेकर के तो मुझसे लोग ज़रूर संपर्क करते ही हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, वहाँ के, तो बातचीत होती रहती है। तो वैकल्पिक खाका हम लोगों ने रखा है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक जो सरकारें और जो नेतृत्व हम लोगों का सत्ता में आया है, उसका राज्य को लेकर के कोई ऐसा विज़न नहीं है, पहाड़ को लेकर के कोई ऐसा उनका विज़न नहीं है, और वो जिनकी सेवा के लिए आए हैं उनकी सेवा हो रही है अच्छे से, और जिनके लिए हम तड़प रहे हैं उनके लिए हमको लड़ना पड़ेगा और उस तरीके से चीज़ों को बदलने की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग जो है, जैसे मैं खुद भी ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और हमारा इलाका सवर्ण बहुल है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सवर्ण सबसे ज़्यादा चालाक और सबसे ज़्यादा धूर्त है कि नहीं। वो पूरी दुनिया को अपने लिए जो है चाहते हैं, स्पेस पूरी दुनिया में, लेकिन अपनी जगह में किसी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। ये पूरी हिस्ट्री से देख लीजिए आप। तो इसलिए जब तक इस मानसिकता से हम नहीं निकलेंगे, जैसे पिछले दौर में 5वीं अनुसूची में उत्तराखंड को लो, ये डिमांड एक उठी और अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और सुरेश नौटियाल जी भी उसमें गए थे, और मुझसे भी लोगों ने कहा, वहाँ त्यागपत्र दे दिया है। मुझसे भी लोगों ने कहा कि आपको इसमें आना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप तो मतलब जो कर रहे हो 5वीं अनुसूची के लिए उत्तराखंड को या पर्वतीय क्षेत्र को लो, तो 5वीं अनुसूची में कैसे आप तो जातियों की पदोन्नति कर रहे हो अपनी। छोटा ठाकुर था वो बड़ा ठाकुर हो रहा है, जो खस था वो ठाकुर हो रहा है, जो खस था वो ब्राह्मण हो रहा है, जो छोटा ब्राह्मण था वो लंबी धोती वाला ब्राह्मण बन रहा है। अपनी लगे हो जातीय पदोन्नति पर, कह रहे हो कि हमको जो है आदिवासियों वाले फायदे दे दो, है कि नहीं। तो आदिवासियों के हक हकूक लेना चाहते हो और अपने को तुम सबसे श्रेष्ठ भी रखना चाहते हो, तो ये कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सवर्ण जातियाँ बहुत ही चालाक और बहुत ही धूर्त हैं, जिन जातियों में हम लोगों ने जन्म लिया है। तो पहले हम लोगों को मानसिक रूप से अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अपनी कि इतिहास में हर जटिल सवाल का हल जो है वो सड़कों पर होता है, समाधान उसका सड़क है, सड़क की लड़ाई है। जो भी दुनिया के जटिल सवाल हैं, हर सवाल का हल जो है वो सड़क की लड़ाई से हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। हमने क्षेत्रफल के आधार पर 17% परिसंपत्तियों पर अपना अधिकार जताया था, लेकिन हमें 4% के आसपास ही हमें परिसंपत्तियां दी गई, और उसमें से भी 162 या 165 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड को देना है उत्तर प्रदेश ने, जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, जिसकी कोई मांग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डबल इंजन की सरकार होती है, और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी होती है, उत्तराखंड में भी होती है, इसलिए दोनों मुख्यमंत्री चुप रहते हैं उसमें। अभी ये देखिए, हमें लगा था कि एक व्यक्ति, हमारे बीच का एक व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो हो सकता है कि उत्तराखंड के साथ कुछ न्याय होगा, लेकिन कोई न्याय नहीं हुआ। उन्होंने पक्षपात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने हमारे साथ न्याय भी नहीं किया। जो हमारा 162 लाख करोड़ रुपया या 165 लाख, मुझे ठीक से फिगर याद नहीं आ रहा है, वो जो देना है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो भी नहीं दिया है। इसके अलावा 27 नियम बनाए गए थे जो सीधे सीधे उत्तराखंड के विरुद्ध थे। और जब ये मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी, मैंने इन पत्रकार के नाते, मैं ऑब्जर्वर में हुआ करता था, मैंने सवाल किया था कि आपने जो नियम बनाए हैं उत्तराखंड के विरोध में है, आप क्या उनको वापस लेंगे? तो उन्होंने कहा था नहीं, वापस नहीं लिए जाएंगे। तो ये देखिए कि हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सौतेले भाई की तरह से हैं। अब टेरी डैम देख लीजिए, टेरी डैम हमारी ज़मीन पर बना है, उसमें हमारे संसाधन लगे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे लोगों का हुआ है, ज़मीन हमारी गई है, जंगल हमारे गए हैं, सब कुछ हमारा गया, हमारी संस्कृति गई है, और बदले में हमें 12 या 12.5% की हमारी हिस्सेदारी है। वही उतनी ही बिजली हमें मिलती है, उससे ज़्यादा हमें बिजली चाहिए होती तो उत्तराखंड सरकार को
खरीदनी पड़ती है। हाँ, और विस्थापन जो हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें जो फार्मूला लगाया गया था, जो नर्मदा पे लगाया गया या अन्य कहीं और लगाया गया, वो फार्मूला भी नहीं लगाया गया, लोगों को उस तरह का मुआवजा भी नहीं मिला। तो अब ये देखिए कि पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय क्षेत्र है, उसमें एक उत्तराखंड ही ऐसा इलाका है जो एक मतलब एक साधारण भाषा में वो सबकी भौजाई है। वो जो चाहे उसे मजाक कर सकता है, जो चाहे उसके साथ बदतमीजी कर सकता है, जो चाहे वहाँ जा कर के रह सकता है। ये गलत बात है। आप ये देखिए, आप वहाँ कहीं कोई विधान है, कहीं कोई विधान है, हिमाचल में अपना है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपना है, लेकिन इन्होंने एक उत्तराखंड को क्यों छोड़ा हुआ है? और जबकि हमारे देश नहीं, हमारे प्रदेश के लोग राष्ट्रभक्ति में किसी से भी कम नहीं है, बल्कि आगे हैं। फ़ौज में आप देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। और उधर से चीन की फ़ौजें आती हैं, वो माणा में अपने नारे लिख के चली जाती हैं। उधर और भी जगह जहाँ जहाँ उनकी सीमा पड़ती है, तिब्बत तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया। अब उनकी नज़र हमारे पूरे जो हिमालय क्षेत्र पर है, उस पर उसकी नज़र है। और हमारे जो नेता है, जो कर्णधार है, 56 इंच से लेकर के पता नहीं क्या क्या उनको लोग बोलते हैं। अब तो उनको इनऑर्गेनिक महामानव भी बोला जाता है। वो चुप हैं इन सारे मुद्दों पर। तो ये बहुत बड़े सवाल है। और ये जो हमारे साथ मजाक किया गया है ये भू कानून के नाम पर, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और वहाँ जो भी कानून बने वो भूमि सुधार कानून बने, और उसमें जनसंख्या और भूगोल का अनुपात उसमें देखा जाए। उत्तराखंड की सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार को लिखे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो पैमाना बने परिसीमन का, उसमें भौगोलिक आधार होना चाहिए। नहीं तो वहाँ कब क्या होगा, एक फिर से आंदोलन छिड़ेगा, फिर इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। में जनता के पास अधिकार आए, किसानों के पास अधिकार आए, हमारी ज़मीनें बढ़ें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इन्हीं के इर्द गिर्द हम अब अपना उत्तराखंड चिंतन की तरफ से ज्ञापन बनाएंगे। और वो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार को तो हम देंगे ही, साथ में हम केंद्र को भी उसे देंगे। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी का और हमारे अवस्थी जी का और आप सभी लोगों का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमें तो चिंता इस बात की थी कि भू कानून के बारे में लोग, मेरे को जब हमने ये प्रोग्राम रखा, लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है। लोग मेरे से कह रहे थे कि यार अब तो भू कानून पास हो गया है, तुम अब क्यों मतलब वो कर रहे हो, हम तो इतने सालों से लगे हुए थे। अब चिंता ये थी कि भू कानून पास हुआ तो भू कानून में है क्या, क्योंकि हमें पता है इन वर्षों से, जब से हम अपना होश संभाले हैं, आज तक इन सरकारों के साजिश हमारे उत्तराखंड के प्रति होते रहे हैं, और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। बहुत अच्छी बात रखी पुरुषोत्तम शर्मा जी ने, हमारे दूसरे वक्ता ने, और आप लोगों ने। दुख इस बात का होता है कि इतने बड़ा विषय है जिसकी चिंता सबको होनी चाहिए, जिनकी वहाँ पर ज़मीनें हैं, जो उस उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, उनकी चिंता में क्या, हमारे कितने मेहनत के बाद भी कितने लोग हम यहाँ पर इकट्ठे हो पाए हैं। इसलिए अब मेरा ये मानना है कि इसको एक आंदोलन के रूप देने के लिए हम सबसे पहले ज्ञापन भारत सरकार को दें, उत्तराखंड सरकार को दें कि उन्होंने वो स्पष्टीकरण करें कि उन्होंने कैसा भू कानून पारित किया है। और इसके साथ ही परिसीमन बिल्कुल सामने खड़ा है, 2027 से पहले परिसीमन हो जाएगा। उसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई हमको लड़नी है। और यूसीसी पर भी हमको क्लियर करना होगा, उस पर भी बहस करने की ज़रूरत है, उसका भी सरकार को ज्ञापन देने की ज़रूरत है। ये मेरा मानना है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत विद्वान साथियों के साथ आप लोगों ने, कम लोग आए लेकिन बहुत सार्थक बातचीत आज हुई है। इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, जय भारत, जय उत्तराखंड।